हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। आप मेरे नाम से परिचित हुए थे जो सुनील सर इंट्रोडक्शन वाली क्लास लेके आए थे, जिसमें उन्होंने इतिहास के सब्जेक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। जो नया बैच आने वाला था उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर हम जो आज आए हैं, इसमें हम इतिहास की अपनी कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू उस दिन बचे थे उन पर बात करने आए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं और हमारी टीम भी चाहती है कि जैसे ही आपकी इतिहास की क्लासें चालू हों, आपके दिमाग में कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारा क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? हम डायरेक्ट क्लास चालू कर सकते थे, लेकिन जब तक इतिहास से संबंधित आपके मन में भ्रम रहेगा, उसके प्रति आपके मन में कुछ डाउट्स रहेंगे, तो आप इतिहास को सही से नहीं समझ सकते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के ढेर से क्या करता है, एक अच्छे से मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता है, उसे एक अच्छी सी कला जो एक स्ट्रक्चर या फिर एक डिजाइन प्रदान करता है, वही चीज़ मैं आपसे चाहता हूं, वही चीज़ मैं आपसे अपेक्षित करता हूं कि यहाँ पर जब आप आएँ तो बिल्कुल मिट्टी के ढेर हों इतिहास में, लेकिन जब आप यहाँ से जाएँ तो आप इतने चमकते हुए हीरे हों कि कोई भी दूर से देखे बोले कि हाँ, इतिहास में आपको बहुत ही गहरा ज्ञान प्राप्त है। इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं इतिहास क्या होता है, तो इतिहास वर्तमान में क्या अतीत का अध्ययन, यानी कि जो घटनाक्रम बीत चुका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतिहास को जब परिभाषित किया मैंने, वर्तमान में किया गया अतीत का अध्ययन। अब आपसे मैं बोलूं कि आज से 10 या फिर 20 दिन पहले आपके जीवन में क्या घटनाक्रम घटित हुआ था, तो आप ये आराम से बता देंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसमें आप मोबाइल से देख के बता सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके बचपन में क्या घटनाक्रम हुआ था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तब भी आप आराम से बता देंगे। जो आपके घर के बड़े लोग हैं आपसे उनसे पूछकर, माता पिता से पूछकर, स्कूल के मित्रों से पूछकर। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कि आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले क्या घटनाक्रम घटित हुआ था, तो इसके बारे में ना आप बता सकते हैं ना कोई और बता सकता है, जब तक आप इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे। इसीलिए जो हमारे इतिहास से संबंधित रिसर्चर होते हैं, जिन्हें हम जैसे जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अतीत कैसा था, किस प्रकार मानव जंगलों में निवास करता था और धीरे धीरे उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने अपने बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया। बड़े साम्राज्यों के बाद क्या किया उसने, बड़े साम्राज्यों के बाद उसने आधुनिकीकरण को अपनाया। इस सभी का अध्ययन क्या है, इतिहास है। अब वर्तमान में अगर इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि 2023 सितंबर में न्यू दिल्ली में एक समिट का आयोजन किया गया था। यह समिट कौन सी थी, G20 की थी, जिसकी आप एक इमेज में पीछे देख रहे हैं। इस इमेज में जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने हमने क्या प्रोजेक्ट किया, हमने भारत की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तस्वीरों को दिखाया। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, ये क्या है, ये नालंदा है। नालंदा क्या हुआ करता था, नालंदा अपने समय का शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था कि इसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसको प्रोजेक्ट करने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि हम उनको बताना चाहते थे कि इंडिया का इतिहास या फिर भारत का इतिहास कितना पुराना है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, क्या उस टाइम केवल नालंदा अकेला था? ऐसा नहीं है, उस टाइम विक्रमशिला भी था, तक्षशिला भी थे, ये भी भारत में ही पाए जाते थे। तो शिक्षा के मामले में हम पहले से ही काफी समृद्ध रहे हैं, काफी प्रगतिशील रहे हैं। इसी के साथ में एक इमेज और देखेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये क्या है, ये भी इतिहास से संबंधित है। ये किसकी इमेज है, ये आपके जो उड़ीसा राज्य है उसमें आप पाएंगे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं, इंग्लिश में से ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ये मंदिर जो है आप देखेंगे यह पूरे एक रथ के आकार पर बना हुआ है और इसके इस प्रकार के पहिए हैं। इस इमेज को आप भारतीय जो करेंसी है, भारतीय रुपए हैं, उन पर भी देख सकते हैं। उसकी एक फेमस इमेज है, नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं तो विभिन्न तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये बहुत ही फेमस तस्वीर है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी जो संस्कृति है उसे किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसे हम अपनी संस्कृति को किसी के सामने उसे बताते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्धशील थी, हमारा इतिहास कितना समृद्धशील था।
अब इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अब हम आते हैं अपने इतिहास पर। इतिहास को कैसे हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसको मैंने अभी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। सबसे पहले क्या है आपका महत्व। महत्व के अंतर्गत आप यहाँ पर 2 चीजें देखेंगे। पहला क्या है आपका प्रारंभिक परीक्षा, फिर है यहाँ पर मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा को हमने यहाँ पे 6 से 7 साल का इतिहास का डाटा लिया हुआ है। इस डाटा को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब इसमें आप देखेंगे 2018 में 22 क्वेश्चन है इतिहास से, 2019 में 16 क्वेश्चन है, 2020 में 19, फिर 2021 में 20, 2022 में 11, 2023 में 13। तो ये आप देखेंगे 2018 से लेकर 2023 तक का पूरा यहाँ पर हमने डाटा लिया हुआ है कि इतिहास के कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। इसमें आपके इतिहास के सभी पार्ट शामिल किए गए हैं, चाहे वो आपका कला और संस्कृति हो, चाहे आधुनिक काल, चाहे प्राचीन काल और मध्यकाल हो। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप एवरेज देखेंगे तो 18 से लेकर 20 के बीच में आपको यहाँ पर ऑन एवरेज हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ की बात करें तो 100 क्वेश्चन में से आपको नेगेटिव माइनस मार्किंग हटाने के बाद 45 to 50 क्वेश्चन के बीच में रहना है। अगर आप 50 तक लेके आते हैं, आप 100% श्योर होकर सोइए कि आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल प्री क्लियर है। लेकिन सोना नहीं है। सोने से क्या तात्पर्य है, मतलब निश्चित होकर आप मुख्य परीक्षा में लग जाइए। अगर आप प्री पास करके सो जाएंगे तो मुख्य परीक्षा आपकी रह जाएगी। और आपका टारगेट प्री पास करना नहीं है, आपका टारगेट है मुख्य परीक्षा में पास होना, इंटरव्यू में पास होना और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना या प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की हमने बात की। यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आपको केवल और केवल इतिहास से मिल रहे हैं, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, नेगेटिव होने के बाद 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन एवरेज आपको 45 to 50 क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए, इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार तो हैं पहले से। फिर आते हैं मुख्य परीक्षा की बात। अब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं यहाँ पर। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है आपका, उसमें आपको 50% क्वेश्चन किसके देखने को मिलेंगे, इतिहास के, यानी कि 250 नंबर का वो पेपर होगा। तो आपको यहाँ पे 100 से लेके 120 नंबर तक क्या है, इतिहास देखने के लिए मिलती है। तो ये तो महत्वपूर्ण भूमिका है जो याद की, या फिर महत्वपूर्ण जो भाग है हमारा सिविल सर्विस का, उसके बारे में बात की। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, विश्व इतिहास और कला एवं संस्कृति। अब यहाँ पर कला एवं संस्कृति जो हमने अलग से लिखा हुआ है, इसको लिखने का क्या रीजन है, इसको हम इस तरह से भी रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो कला और संस्कृति को हमने यहाँ पर अलग से लिखा है, इसको लिखने का मतलब है जब आप प्राचीन काल पढ़ेंगे तो क्या प्राचीन काल के अंतर्गत जो प्राचीन काल में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको नहीं देखेंगे। किस प्रकार से अशोक अपने शासन काल में युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपना रहा है और किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, अलग अलग जगहों पर मठों का निर्माण कर रहा है, तो इसको नहीं देखेंगे, मजहब के साथ में बिल्कुल देखेंगे। तो इतिहास को पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य या फिर मेन जो तरीका होगा कैसा होगा, पहले किसी राजवंश से को पढ़ेंगे, उससे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को पढ़ेंगे, फिर उसकी अर्थव्यवस्था को देखेंगे और फिर उसी से संबंधित कला और संस्कृति को देखेंगे। अब यहां पर बात आती है कि ऊपर के ये आपके ये 3 पोर्शन है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और इन्हीं कालों से संबंधित कला और संस्कृति, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का भाग है। और आधुनिक काल, विश्व इतिहास, कला और संस्कृति आपका मुख्य परीक्षा का भाग है। तो यहां पर हमने इन सभी को एक साथ लिखा है, क्योंकि जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। अब यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने लिया विषय के संबंधित कुछ भ्रम जो आपके मन में हमेशा रहते हैं। अगर हम इन भ्रमों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 3 भ्रम कौन कौन से हैं, विषय का बड़ा होना, तथ्यों का अधिक होना और रटना अधिक पड़ता है। तो यहां पर इन तीनों का आपको मैं एक अच्छे से जवाब देता हूं। जैसे कि उस दिन मैंने और सुनील सर ने एक बात की थी कि एक वेब सीरीज को जिस तरह से आप 100 घंटे की पूरी वेब सीरीज एक बार देखते हैं और जीवन भर याद रहती है, क्योंकि उसमें घटनाक्रम को इतने अच्छे तरीके से बांध के रखा जाता है जिससे एक घटनाक्रम को अगर आप जानते हैं तो उसको सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि हाँ आगे कौन सी घटना होगी या पीछे क्या घटनाक्रम
क्रम घटित हुआ होगा। इसी के तहत हम इतिहास को पढ़ेंगे और यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी तक इतिहास को रटते रहे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इसीलिए आपको पता लगता है कि रटना बहुत पड़ता है। सब्जेक्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट को आपने किस माध्यम से समझा है, किस लेवल तक जाके समझा है। सतही ज्ञान लेना एक अलग बात होती है, जैसे कि आप वर्तमान में एक ट्रेंड चल रहा है 10 घंटे में एनसीईआरटी खत्म, 10 घंटे में आधुनिक इतिहास खत्म, तो 10 घंटे में यहां पर नहीं होता है। इतिहास को जब आप एक घटनाक्रम के तौर पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको इतिहास समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप तथ्यों की बात करेंगे, जब फैक्ट की बात करेंगे, तो जो तथ्यात्मक किताबें आती हैं उसमें आप पाएंगे 1526 में क्या हुआ, भारत में बाबर का आगमन हुआ। अब भारत में बाबर आ रहा है 1526 में, फिर लगातार 4 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण युद्ध करेगा और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये 4 साल जो थे, 5 साल उसके महत्वपूर्ण जो भारत में, उससे पहले का क्या इतिहास रहा था बाबर का, उसके बारे में आप किसी किताब में नहीं पढ़ेंगे। बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा होता है, उसके बाद अफगानिस्तान तक आता है, फिर भारत में आता है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी बाबर के जीवन में जो उज्बेकिस्तान में पैदा होने के बाद अफगानिस्तान आना पड़ा उसको। उज्बेकिस्तान में क्यों नहीं रह सका, अफगानिस्तान में क्यों नहीं रह सका, और भारत आने की क्या परिस्थितियां थी, इन सभी को, घटनाक्रम को जब तक आप नहीं जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इतिहास फैक्टों का संग्रह लगेगा और एक लंबा समय सब्जेक्ट लगेगा। इसीलिए जो पुराना पैटर्न है यहां पर, उसको हम पीछे छोड़ते हुए इतिहास को हम एक वेब सीरीज के तौर पर देखेंगे, जिसमें एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में क्या घटनाक्रम घटित होने वाला है, सभी को हम एक साथ एक कड़ी में बांधते हुए चलेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर हमारी रणनीति है और हमारे सोर्सेज, यानी कि क्या क्या इतिहास को पढ़ने के लिए आपको चाहिए, उनकी बात करेंगे। रणनीति की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के ढेर को आकार देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग को या आपको आकार देने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि आपको एनसीईआरटीओं का अध्ययन करवाया जाए। एनसीईआरटी का अध्ययन क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक नॉलेज होते हैं, सबसे बेसिक नॉलेज है आपके ज्ञान को बढ़ाने की। जैसे आप 6th क्लास की एनसीईआरटी में आएंगे तो आप पाएंगे पहला चैप्टर है, या फिर किताब का ही नाम हम मान लेते हैं, क्या है, हमारे अतीत भाग 1। 7th क्लास की एनसीईआरटी है हमारे अतीत भाग 2, यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में आप देखेंगे मानव जब अपने अस्तित्व में आया, यानी कि जो बानरों की तरह वो जंगलों में भटक रहा था, फिर मनुष्यों के रूप में आया, तो किस प्रकार से उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने संसाधनों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। ठीक, तो इसके लिए जरूरी क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ना। तो यहां पर हमारी जो रणनीति होगी, हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी आपकी कवर करवाएंगे। अब जब 6th से 12th क्लास के एनसीईआरटी कवर करवाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके सिलेबस का इंतजार करेंगे कि पहले हमारी एनसीईआरटी खत्म हो, उसके बाद हम अपना सिलेबस लेके चलें। तो हम क्या करेंगे, पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी के जो बेसिक्स चैप्टर है, शुरू के 3 से 4 चैप्टर, जिसमें आरंभिक मानव के बारे में बताया गया है, उसको खत्म करते ही फिर हम कहां पर आएंगे, अपने प्राचीन काल में। ठीक ना, फिर हम अपने प्राचीन काल में आएंगे। इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी भी साथ साथ में चलती रहेंगी और आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी चलती रहेंगी। अब यहां पर हम बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज की जब आप बात करते हैं तो यहां पर आप पाएंगे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक क्या सोर्सेज रहेंगे, जो बुक्स आपके आती हैं मार्केट में उनको आप परचेज कर सकते हैं। अब जैसा सर ने आपसे वादा किया है कि फ्री, तो फ्री का मतलब तो बिल्कुल फ्री, तो आपको एनसीईआरटी परचेज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, आजकल कई सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी खुद की एक अपनी वेबसाइट है, वहां से आपको चैप्टर बाई चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके साथ में जरूरी है जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं उनको तो आपको बिल्कुल केंद्र में रख के चलना होगा, उन्हें आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी जो बात है, पूरी जो कहानी है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस की है। जब आप क्लासेस को रेगुलर देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में। रेगुलर क्लास में सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्सेज आपके पास क्या है, सारी की सारी रेगुलर क्लासेस आपको देखना, क्योंकि जहां आपने क्लासेस को मिस किया या फिर आपने सोचा आज की क्लास ना देखे कल की क्लास देखेंगे, तो बीच का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा जिससे अगली कहानी बनने वाली होगी वो समाप्त हो जाएगी, फिर आगे की क्लास भी समाप्त समझ में नहीं आएंगी आपके।
इसलिए ज़रूरी है रेगुलर क्लासेस को साथ में लेके चलना। फिर यहाँ पर हम आपको कुछ नोट्स भी देंगे। अब नोट्स देने का मतलब ये नहीं है जो 2 लाख और 2.5 लाख रुपए की कोचिंग होती है, जैसे ही आप उनमें एडमिशन लेने जाते हैं तो आपके वजन के बराबर, जितना आपका वजन होता है उतने वजन के बराबर आपको किताबें दे दी जाती हैं और उसी वजन के नीचे आप दब जाते हैं। क्लासेस कब खत्म हो जाती हैं आपको ये समझ में भी नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, क्लासेस के साथ साथ में जो यहाँ पर हम आपको नोट्स बनवाएंगे वो बस आपको फॉलो करने हैं। वही आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, वही आपके लॉन्ग नोट्स होंगे और वही आपके जीवन का आधार होंगे इतिहास को समझने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं। हाँ, इसमें 2 से 3 बुक्स ऐसी हैं जो आपको मैंडेटरी है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे कि आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं तो बिपिन चंद्र। अब यहाँ पर मैंने एक नाम और दिया है स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम के आगे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एडिशनल। मतलब अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो इसको भी छोड़ो, क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए हैं आपके लिए। जितने भी स्पेक्ट्रम में फैक्ट होंगे, जितने भी स्पेक्ट्रम में कहानियां होंगी, घटनाक्रम होगा, सब आपको यहाँ पर समझने के लिए बिल्कुल मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर चीज होगी अपने यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक बुक का नाम और है जैन माथुर। जब हम विश्व इतिहास की बात करेंगे तो इसके कुछ चैप्टर हैं जो मैं आपको बता दूंगा, उनको बस आपको यहाँ फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हमने अपनी रणनीति के बारे में बात की, किस हिसाब से हम अपनी क्लासेस को लेके चलेंगे, क्या क्या सोर्सेज होंगे और क्या क्या इस विषय को लेके आपके दिमाग में भ्रम हो सकते हैं, उन सबको यहाँ पे हमने क्लियर करने की कोशिश की। बस आपसे इतना सा मांगते हैं, जो प्यार अभी तक आप रिजल्ट मित्रा को देते रहे हैं वो आप कंटिन्यू बनाए के रखिए, क्लासेस में रेगुलर आइए और जो बिल्कुल आप उम्मीद लेके यहाँ पर आए कि इतिहास आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इतिहास की मैं गारंटी लेता हूँ, इतिहास आप बिल्कुल समझेंगे, कोई कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक ना। तो इसी उम्मीद के साथ में इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे माँ बाप से अपनी इतिहास की एनसीईआरटी की पहली क्लास में। तो बिल्कुल उसमें आप अपनी 100% प्रेजेंस दीजिए और जैसा प्यार आप देते रहिए रिजल्ट मित्रा को, ऐसा ही प्यार देते रहिए।